गिरकर उठना और संभलना सीखो। कर्म करो, अपनी किस्मत से लड़ना सीखो। हासिल करनी हो अगर ऊंची मंजिलें दोस्त, वक्त के साथ खुद को बदलना सीखो। हार से कभी घबराना नहीं, नेक राह से भटक जाना नहीं। बनने दो लहू को पसीना जिस्म का, चुनौतियों को हंसकर गले लगाना सीखो। लोगों की परवाह न करो, बस अपने दिल की आवाज़ सुनो। खुद पर रखो विश्वास अटूट, हौसले के साथ हमेशा कदम बढ़ाना सीखो। सोचो मत क्या होगा आगे, कोई जो तुमसे तेज भागे। अपनी धुन में बढ़ते जाना, बस मंजिल पर लगा निशाना। धैर्य और ध्यान से, समर्पण और ज्ञान से कर्तव्य के बाण चलाना सीखो। कर्तव्य के बाण चलाना सीखो। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर के लूसेंट वैक्सीन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, तो वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देख लीजिए। और 2-3 बातें मैं यहाँ पर आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं दोस्तों, कि लूसेंट का यह जो सीरीज है वह आपको समझाने के लिए नहीं बनाया गया है। यह उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनका एग्जाम नजदीक है और जिनको रिवीजन करना है, जो पहले से पढ़ चुके हैं, जिनको रिवीजन करना है। दूसरा, उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, उनको केवल आपका लूसेंट का नॉलेज हो जाए कि हाँ किस प्रकार से किस सब्जेक्ट में किसके बाद क्या आता है, थोड़ा क्रोनोलॉजी का नॉलेज हो जाए, कुछ टर्म्स का नॉलेज हो जाए। ठीक है, इस कारण से यह वीडियो बनाया गया है। कोई समझाने का उद्देश्य इसमें नहीं है, क्योंकि लूसेंट जो है ना, कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको कि पढ़ा करके समझाया जाए। यह जो होता है रट्टा मारने के लिए होता है, याद करने के लिए होता है और एग्जाम पास करने के लिए होता है। सीधी सी बात है। जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, आपके रेलवे के होते हैं, ग्रुप डी के एग्जाम, एएलपी टेक्नीशियन वगैरह के एग्जाम जो होते हैं, या फिर आपका एसएससी का होता है, सीजीएल होता है जिसमें 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, जीडी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, आपका एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, या फिर जो आपके एग्जाम्स होते हैं डिफेंस के एग्जाम होते हैं, सीआरपीएफ के, सीआईएसएफ के, बीएसएफ के, इन सब के लिए ये जो आपका सीरीज है यह बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाला है। इसके अलावा जो पीसीएस के स्टूडेंट है, जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, बीपीएससी हो गया, आपका यूपी पीएससी हो गया, एमपी पीएससी हो गया, हरियाणा पीसीएस हो गया, हिमाचल प्रदेश पीसीएस हो गया, तो इन सब के लिए, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, तो इन सब के लिए इसलिए है क्योंकि वो लोग पहले से पढ़ चुके होते हैं, तो इससे उनका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट जो कि मानक किताबों में नहीं दिए होते हैं वो इसमें दिए होते हैं, इसलिए रिवीजन के लिए इसको पढ़ते हैं। इसके अलावा आप बिहार एसआई हो गया, बिहार एसएससी हो गया, या फिर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी होने वाला है उसका एग्जाम हो गया, इन सब के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग जो शिक्षक भर्ती के लिए देते हैं एग्जाम, टीईटी हो गया, स्टेट हो गया, सीटेट हो गया, उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जो ये सोचते हैं कि इसको पढ़ने से क्या फायदा है, तो उनको बस मैं इतना बता दूं कि जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं बताता हूं, जिससे कि आपका समय जो होता है वो काफी बच जाता है। ठीक है, मैंने देखिए आप कि हर जगह मैंने टिक लगाया हुआ है, जो मेन पॉइंट्स है वहां पर टिक लगाया हुआ है, और आपको बहुत सारी पॉइंट्स इसमें ऐसे मिलेंगे जो पढ़ना जरूरी नहीं है, जिसको कि आप छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैं बीच बीच में बताता चलता हूं कि कौन से पॉइंट्स है जो एग्जाम में बराबर पूछे गए हैं, और कौन से पॉइंट्स है जो कि अगर आप ध्यान से नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आपको रिविजन करने में आसानी होगी। आप किताब खोल करके सामने बैठिए और अपने किताब में आप जो मैं मेन पॉइंट्स बताता हूं उनको टिक लगा लीजिए, ताकि आप जब किताब पढ़ें तो केवल वही पॉइंट पढ़ें, आपको ज्यादा समय देना ना पड़े। ठीक है, और कुछ लोगों का कमेंट आया था कि आपका वीडियो देख करके हम डाटा क्यों बर्बाद करें, तो यदि समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो डाटा बर्बाद कर लीजिए, फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा भाषण दूंगा तो आप लोग ऐसे भी नहीं देखते हैं और वैसे भी नहीं देखेंगे। ठीक है, और वीडियो को जो है ना एक बार ऑनलाइन जरूर देख लीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं देखते हैं तो एक तरह से मुझसे धोखा करते हैं आप। ठीक है, थोड़ा सा तो फायदा होना चाहिए ना मेरा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने बॉटनी पूरा पढ़ लिया था और साइटोलॉजी पूरा पढ़ लिया था, कोशिका विज्ञान। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका जूलॉजी से, यानी कि प्राणी विज्ञान हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत जंतुओं तथा उनके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। जंतु जगत का वर्गीकरण देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम में संसार के समस्त जंतु जगत को 2 उपजगत में विभक्त किया जाता है। एक है पहला आपका एक कोशिकीय प्राणी यानी कि सिंगल सेलुलर, और दूसरा है आपका बहुकोशिकीय प्राणी यानी कि मल्टी सेलुलर जीव। ठीक है, एक कोशिकीय प्राणी एक ही संघ में रखे गए हैं जिसको कि प्रोटोजोआ कहा जाता है। ठीक है, प्रोटोजोआ संघ में आपके सिंगल सेलुलर रखे गए हैं, जबकि जितने भी मल्टी सेलुलर हैं उनको 9 संघों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 9 संघों में, एक तरह से कह सकते हैं 9 परिवारों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब इसको किसने वर्गीकृत किया था, क्लासिफिकेशन इसका किसने किया था, तो नाम था वैज्ञानिक का स्टोरर एवं यूसिंजर। उनके अनुसार यह वर्गीकरण दिया हुआ है इन वैज्ञानिकों के अनुसार। तो देख लेते हैं। पहला संघ जो है आपका वो प्रोटोजोआ, सॉरी ये तो आपका प्रोटोजोआ आपका सिंगल सेलुलर वाला जो होता है उसको कहा जाता है। तो इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है, जैसा कि ऊपर पढ़ चुके हैं।
इसके जीव द्रव्य में इसके प्रोटोप्लाज्म में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। प्रचलन जो होता है, मतलब जो चलने का काम होता है, वह पदाभों या पक्षमों या फिर कशाभों के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब अपना भोजन खुद भी बना सकते हैं और दूसरों पर भी निर्भर ये हो सकते हैं। सभी जैविक क्रियाएं जो होती हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें आपका भोजन है, पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है और जनन है, यह सब एक कोशिकीय शरीर के अंदर ही होता है, क्योंकि कोशिका ही एक होती है। ठीक है, इसके अलावा श्वसन एवं उत्सर्जन जो होता है वह कोशिका के सतह से विसरण के द्वारा होता है, मतलब डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। तो यह जो है आपका याद रखने लायक पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा। ठीक है, और यह केंद्रक वाला पॉइंट भी जो है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं संघ पेरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा के बारे में यदि देखें तो इस संघ के सभी जंतु जो होते हैं वो खारे जल में पाए जाते हैं, यानी कि समंदर में पाए जाते हैं। यह मल्टीसेलुलर जीव है। ठीक है, परंतु कोशिकाएं नियमित उत्तकों का निर्माण नहीं करती है, मतलब जो आपके रेगुलर टिश्यूज होते हैं उनका निर्माण इसकी कोशिकाएं नहीं करती हैं। शरीर पर असंख्य छिद्र होते हैं जिसको ऑस्टिया कहा जाता है। ठीक है, शरीर में एक गुहा पाई जाती है, गुहा भी एक प्रकार का छिद्र ही होता है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो साइकस होगा, यहाँ पे साइकन आ गया, या फिर मायोनिया आ गया, या फिर स्पंज आ गया। ठीक है, स्पंज वगैरह देखते हैं ना, जो कि शादी वगैरह में आजकल आर्टिफिशियल जो फूल होता है उसको सजाने के लिए काम आता है। नीचे देखते होंगे स्पंज होता होगा, उसी में फूल का जो आपका डंठल होता है उसी में गाड़ दिया जाता है ना। तो वो जो स्पंज होता है, या फिर गाड़ी वगैरह शादी में सजाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्पंज वगैरह जो होता है वह आपका संघ पोरीफेरा में आता है। ठीक है, तो इसमें मेनली आपसे पूछा जाएगा कि किसी जीव का नाम दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि यह किस संघ से संबंधित है। तो याद रखिएगा पोरीफोरा से संबंधित है साइकन, मायोनिया और स्पंज। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं संघ सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में यदि हम देखें तो इसमें जो है आपका प्राणी जो होते हैं वह जलीय द्विस्तरीय होते हैं। ठीक है, प्राणी जलीय प्राणी ये भी होते हैं और द्विस्तरीय प्राणी होते हैं। मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह संरचनाएं पाई जाती है जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करती है। तो ये सब याद रखना नहीं है, सीधा उदाहरण याद रखिए। हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, सी एनीमोन हो गया और मूंगा। मूंगा जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, तो मूंगा और हाइड्रा और जेलीफिश ये तीनों याद रखिएगा कि ये जो है आपका सिलेंट्रेटा समूह के हैं। ठीक है, समूह या संघ के हैं। उसके बाद है आपका संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस की बात करें तो ये 3 स्तरीय इनका शरीर होता है, परंतु जो देह गुहा होती, परंतु इसमें जो है देह गुहा नहीं होती है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि देह गुहा होती है, लेकिन यहां पर जो है देह गुहा नहीं होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर होता है और पाचन तंत्र विकसित इसमें नहीं होता है। तो याद रखिएगा इसमें पाचन तंत्र नहीं होता है प्लेटीहेल्मिन्थीस में। इसके बाद उत्सर्जन जो होता है वो फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है। ठीक है, और कंकाल हो गया, श्वसन अंग हो गया, परिवहन अंग हो गया, ये सब नहीं होता है। और ये जो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये जो होते हैं उभयलिंगी जंतु हैं। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन इसमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें जो उदाहरण है वो है प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और फीता कृमि। ठीक है, तो यह जो है आप याद जरूर रखिएगा, ये आपके प्लेटीहेल्मिन्थीस में आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं स्केल्मिन्थीज। स्केल्मिन्थीज की बारे में बात करें तो ये लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि होते हैं। शरीर इनका द्विपार्श्व सममित होता है और त्रिस्तरीय ये होते हैं। आहार नाल जो होता है वो इसमें स्पष्ट होता है, जिसमें मुख तथा गुहा दोनों ही होते हैं। ठीक है, परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते हैं, परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि इसमें तंत्रिका तंत्र जो होता है वह विकसित होता है। ठीक है, और उत्सर्जन जो होता है वो प्रोटोन फ्रीडिया के द्वारा होता है। और ये जो होते हैं एक लिंगी होते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका स्केल्मिन्थीज होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। और उदाहरण के लिए देखें तो गोल कृमि हो गया, यानी कि राउंड वर्म, जैसे कि स्केरिस हो गया, थ्रेड वर्म हो गया, बुचरेडिया हो गया। और बुचरेडिया जो होता है इसी के कारण से फलेरिया नामक रोग होता है। ठीक है, फलेरिया रोग आप सुने होंगे, तो फलेरिया जो होता है वह आपका बुचरेडिया के कारण ही होता है। तो याद जरूर रखिएगा, ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, आगे देख लेते हैं एंट्रोबियस। यहां पर ये याद रखिएगा, देखते होंगे बचपन में जब हम लोगों को भूख ज्यादा नहीं लगता था, ठीक है, तो पिताजी बोलते थे, मेरे पिताजी तो खैर बोलते थे कि कीड़ा हो गया पेट में, कीड़ा की दवाई खा लो। तो ये जो एंट्रोबियस जो होता है, इसे पिन वर्म या थ्रेड वर्म भी कहते हैं। यह मुख्यतः छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं। इससे बच्चों को काफी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियां भी होती हैं। कुछ बच्चे रात में बिस्तर में पेशाब भी कर देते हैं। ठीक है, तो इनको कीड़े की दवाई खिलाई जाती है। और ये कीड़ा कौन सा होता है, तो एंट्रोबियस होता है, जिसको पिन वर्म या थ्रेड वर्म कह सकते हैं।
सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं संघ एनिलिडा। एनिलिडा में जो होते हैं कौन आते हैं, केचुए वगैरह आते हैं, ठीक है। और इनका शरीर लंबा होता है, पतला होता है, द्विपार्श्व सममित होता है और खंडों में बटा हुआ होता है। प्रचलन जो होता है मुख्यतः काइटिन के बने सीटी से होता है, यह जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट पूछ सकता है कि केचुआ में जो प्रचलन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो काइटिन से बना हुआ सीटी नाम का अंग होता है जिसके जरिए ये इनमें प्रचलन होता है, ठीक है। और आहार नाल जो होता है वो इसमें पूर्णतया विकसित होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका श्वसन जो होता है वो प्रायः त्वचा के द्वारा होता है और कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा होता है, ठीक है। तो कुछ जंतुओं में त्वचा के द्वारा, कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा। और रुधिर जो होता है मतलब रक्त जो होता है इनका, खून जो होता है वो लाल होता है एवं तंत्रिका तंत्र जो होता है वो साधारण होता है, पूर्णतया विकसित नहीं होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं उत्सर्जी अंग जो होता है वो वृक्क के रूप में होता है, मतलब कि किडनी के समान होता है, जैसे मनुष्य में किडनी होता है उसी तरह से इसमें भी होता है। एक लिंगी एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह जो होता है इसमें एक लिंगी भी होता है और उभय लिंगी भी होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केचुआ है, आपका जोक है, नेरिस है, केचुआ है, जोक है, नेरिस है, ये सब आपका इसके अंतर्गत आता है। केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, यह पूछा जा चुका है कि केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, नेत्र नहीं होते हैं, इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा केचुए के बारे में, ठीक है। केचुआ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसानों के लिए, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है यह, ठीक है, और मिट्टी को भुरभुरा करके रखता है ताकि पानी का अवशोषण हो सके उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संघ ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के बारे में देखें तो शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष एवं उदर, ठीक है। और इसके पाद जो होते हैं, पाद मतलब वो वाला पाद नहीं, आप समझिएगा वहीं, पाद का मतलब यहाँ पर पैर है, तो इसके पैर जो होते हैं वो संधि युक्त होते हैं, रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार का होता है, ठीक है। और इसकी देह गुहा जो होती है वह हीमोसिल कहलाती है, ठीक है। तो यह सब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। ट्रेकिया, गिल्स, बुल, लंग्स सामान्य सतह आदि जो है श्वसन अंग हैं इसके, यह प्रायः एक लिंगी होते हैं एवं निषेचन शरीर के अंदर होता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण याद रखिएगा कि आपका ऑर्थोपोडा जो होता है उसका उदाहरण कौन कौन है, तो यहां पर देख सकते हैं आप, तिलचट्टा है, झींगा मछली है, केकड़ा है, खटमल है, मक्खी है, मच्छर है, मधुमक्खी है, टिड्डी है, ये सब जो होता है आपका इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका कीटों में 6 पाद एवं 4 पंख होते हैं, ये याद रखिएगा कि कीटों में जो होता है 6 पैर होता है और 4 पंख होता है, ठीक है। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होता है, यह भी जो है पूछा जा चुका है कि कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। चींटी जो है एक सामाजिक जंतु है, सोशल प्राणी है और यह श्रम विभाजन में विश्वास करती है, हमें भी करना चाहिए। और दीमक जो है, टर्माइट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, यह भी एक सामाजिक कीट है जो निवह यानी कि कॉलोनी में रहता है, ठीक है। तो यह भी जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं संघ इकाइनोडर्मेटा के बारे में, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा के बारे में यदि हम देखें तो इस संघ के सभी जंतु जो होते हैं समुद्री होते हैं, ठीक है। जल संवहन तंत्र पाया जाता है इसमें, क्योंकि जल से ही आपका, पानी से ही इसको ऑक्सीजन वगैरह लेना होता है। प्रचलन यदि देखें तो भोजन करने हेतु नाल पाद होते हैं जो कि संवेदी अंग का कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे अंदर संवेदी अंग कौन कौन होता है, 5 अंग होता है संवेदी अंग, उसी तरह से इसमें भी जो होता है संवेदी अंग का काम कौन करता है, नालपाद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता है, ठीक है। और पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता इनमें होती है। और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, उदाहरण तो निश्चित तौर पर याद रखना है, जेली फिश हो गया, सेल फिश हो गया, काई फिश हो गया, जितने भी प्रकार के फिश हैं वो सब इसमें आते हैं, स्टार फिश को छोड़ करके, ठीक है। स्टार फिश भी आता है, माफ कीजिएगा, स्टार फिश और जितने भी प्रकार के फिश हैं यदि आपको मिले किसी ऑप्शन में तो वहां पर आप आंख मूंद करके इकाइनोडर्मेटा मार दीजिए, ठीक है। और इसमें ब्रिटिल स्टार भी आता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है, अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है और यह जो है समुद्री आर्चिन में पाई जाती है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरस्तु लालटेन कहां पाया जाता है, तो समुद्री आर्चिन में पाया जाता है, ठीक है। अब ये क्या है ये मत पूछिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मोलस्का के बारे में, ठीक है। संघ मोलस्का यदि देखें तो शरीर जो होता है इनका यह 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग तथा पाद, ठीक है, पैर। इसमें श्वसन जो होता है वह गिल्स या फिर टिनिडिया के द्वारा होता है। इसमें कवच जो होता है सदैव उपस्थित रहता है। आहार नाल जो होता है वह पूर्णतः विकसित होता है। रक्त जो होता है रंगहीन होता है, तो ये रक्त याद रख सकते हैं कि रंगहीन इसमें होता है। उत्सर्जन जो होता है वह वृक्को यानी कि किडनी के द्वारा होता है और इसके अंतर्गत कौन आते हैं, तो घोंगा हो गया, सीपी इत्यादि आ गया। डपोर शंख जिसको हम लोग कहते हैं बरसात के दिन में निकलता है, तो वो जो होता है वह मोलस्का में ही आता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं और सिप्रिया जो होता है उसको कौड़ी कहा जाता है और बाकी सब जो है आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सिपिया इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया, सिप्रिया जो है वह कौड़ी कहलाता है और सीपिया जो होता है वह कटल फिश कहलाता है, ठीक है। यह दोनों याद रखिएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं संघ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में यदि देखें तो प्रमुख लक्षण इसके क्या है, इसमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है, ठीक है। इसमें क्लोम छिद्र अवश्य पाया जाता है। यह सब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने लायक नहीं है, बस मैं एक दे दे रहा हूं आपको, ओवरव्यू दे दे रहा हूं। इनमें नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है। कॉर्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार 13 वर्ग हैं, ठीक है। अब कॉर्डेटा के अंतर्गत भी जो है आपका 13 वर्ग आता है, अब वो सब देख लेते हैं हम लोग। तो कॉर्डेटा में पहला जो है आपका वो है पीसेस यानी कि मत्स्य वर्ग, ठीक है। मत्स्य वर्ग में यदि हम देखें तो ये सभी असमताप मापी या असमतापी जंतु है। असमतापी जंतु कहने का मतलब अलग अलग तापमान में ये रह सकते हैं, समान तापमान की जरूरत इनको ज्यादा होती नहीं है। इनका हृदय जो होता है वो द्विवेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है, ठीक है। यह याद रखिएगा कि जो आपके मत्स्य वर्ग के जीव होते हैं उनका जो हृदय होता है वह केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। इसमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम होते हैं, क्लोम या फिर जिसको गिल्स कहा जाता है वो होते हैं। तो मछली जो है सांस किस अंग से लेती है, तो गिल से लेती है। या बराबर रेलवे में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, ठीक है। और जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कुछ मछलियों में कंकाल उपास्थि यानी कि कार्टिलेज का बना होता है, यानी उसमें हड्डियां होती नहीं है, ठीक है। जैसे सार्क हो गया, आपका स्क्लोडियोन हो गया, ये सब जो होता है आपका उसमें हड्डियां नहीं होती हैं, ठीक है। कंकाल जो है वह कार्टिलेज का बना होता है, हड्डियां नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए देखें तो रोहू हो गया, उदाहरण किसका, मत्स्य वर्ग का उदाहरण हो गया। मछली तो सब लोग अधिकतर लोग खाते होंगे, आप लोगों में नॉन वेजिटेरियन जो भी होंगे, तो रोहू हो गया, कतला हो गया, समुद्री घोड़ा हो गया, यह सब आपका मत्स्य वर्ग में आता है, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली जो कीट भक्षी मछली होती है उसका नाम होता है गैम्बुसिया, ठीक है। तो यह याद जरूर रखिएगा, ठीक है, रेलवे में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं एम्फीबिया वर्ग के बारे में। तो एम्फीबिया में नाम से ही स्पष्ट है कि ये उभयचर होते हैं, ठीक है, मतलब पानी में भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये भी असमतापी होते हैं, मतलब कि आपका पानी में भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है, तो मतलब अलग अलग टेम्परेचर में ये रह सकता है। श्वसन क्लोमो त्वचा एवं फेफड़ों के द्वारा इसमें भी होता है, जैसे क्लोम यानी कि गिल्स के द्वारा आपका होता है मछलियों में, उसी तरह से इसमें भी क्लोम से भी होता है, त्वचा से भी होता है और फेफड़ा से भी होता है। हृदय जो होता है वो 3 वेशमी होता है, जिसमें 2 आलिंद होता है और 1 निलय होता है, ठीक है। और उदाहरण इसके अंतर्गत जो आता है वो मेढक आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि मेढकों की जो टटराहट होती है वो वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है, यानी कि सेक्स के लिए वो बुला रहा होता है, ठीक है। और सरीसृप वर्ग यदि देखें हम, इसके बाद रेप्टिलिया देखें तो रेप्टिलिया में वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु होते हैं ये, और ये असमतापी जंतु ये भी होते हैं, और इसमें 2 जोड़ी पैर होते हैं, ठीक है। रेप्टिलिया यानी कि जिसमें सांप वगैरह आता है, छिपकली वगैरह आता है वो, और इसी के अंतर्गत आपका आता था डायनासोरस भी, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। कंकाल जो होता है इनमें वह पूर्णतया अस्थिर होता है, और आपका श्वसन जो होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है। इसमें अंडे जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने कवच से ढके रहते हैं, ठीक है। तो सांप वगैरह का जो अंडा होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो बना हुआ कवच होता है उसी से ढका रहता है। हृदय जो होता है वो सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, मतलब 3 उसमें चैम्बर्स होते हैं। लेकिन मगरमच्छ का हृदय जो होता है वह 4 कक्षीय होता है। तो ये याद रखिएगा, मगरमच्छ का जो हार्ट होता है वह 4 कक्षीय होता है, 4 चैम्बर्स उसमें होते हैं। उदाहरण के लिए अब इस वर्ग में कौन कौन आएगा, तो छिपकली आएगा रेप्टाइल में, उसका सांप आएगा, घड़ियाल आएगा, कछुआ आएगा, ये सब आएगा, ठीक है। और यहाँ पर दे ही दिया है मीसोजोइक युग को रेप्टाइल का युग कहा जाता है, डायनासोर जो था वह इसी युग में था। तो यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है, तो किंग कोबरा है, ठीक है, या फिर इसी को नागराज भी कहा जाता है, जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्य सांप होते हैं। नेक्स्ट है हिलोडर्मा, जो है वह विश्व का एकमात्र जहरीला छिपकली है, ठीक है। हिलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। छिपकली वैसे जहरीली होती नहीं जो घर में हमारे पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं समुद्री सांप, जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं, संसार का सबसे जहरीला सांप है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेबुइया। मेबुइया जो है वह बिल बनाने वाली छिपकली होती है, जिसका प्रचलित नाम स्किंक है, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा, रेलवे में पूछा जा चुका है। सांपों की विष ग्रंथियां स्तनधारियों की वसा या तेल ग्रंथियों के सदृश होती है, ठीक है। यह तो पूछा नहीं गया है लेकिन याद रखिएगा। नेक्स्ट है पक्षी वर्ग यानी कि एविस। एविस के बारे में यदि हम देखें तो इसका अगला पैर जो होता है वह उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित तो हो जाता है, ठीक है। और इसका हृदय जो होता है वह 4 वेशमी होता है, मतलब 4 चैम्बर इसमें होते हैं, 2 आलिंद होते हैं एवं 2 निलय होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये समतापी होते हैं, मतलब तापमान जो होता है वह इसमें समान चाहिए होता है, ठीक है, अलग अलग तापमान पर ये नहीं रह सकते हैं। और श्वसन अंग जो है इनका वो फेफड़ा होता है। मूत्राशय जो होता है वह अनुपस्थित रहता है, मूत्राशय एब्सेंट रहता है, ठीक है। साबदिनी यानी कि सिरिंग्स जिसको कहा जाता है, पक्षी में वाक यंत्र होता है, एक होता है सिरिंग्स और एक होता है लिरिंग्स। तो आप याद रखिएगा कि सिरिंग्स जो होता है वह पंक्षियों में पाया जाता है। और उदाहरण यदि देखें तो कौवा है, मोर है, आपका
चिड़िया है और तोता है। ठीक है, यह सब जानते ही है पक्षी वर्ग में कौन कौन आता है। तीव्रतम, अब इसके में जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं जो कि याद रखना है। रेलवे वगैरह में बराबर ये सब वन लाइनर पूछा जाता है। ठीक है, आपको एसपीडी का, साइंस का, रेलवे का देखिएगा तो उसमें ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और उसी से देख करके मैं भी बता रहा हूँ, रेलवे का तो जितना बता रहा हूँ सब उसी से देख करके बता रहा हूँ। तो तीव्रतम पक्षी जो होता है वो अनाबिल होता है। उड़ न सकने वाले पक्षी कौन कौन होते हैं, तो कीवी और एमू है। ठीक है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है, तो शुतुरमुर्ग है, यह भी याद रखिएगा। सबसे छोटा पक्षी कौन है, तो हमिंग बर्ड है, यह भी याद रखिएगा। अब है आर्कियोप्टेरिक्स, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, सबसे मतलब पुराना पक्षी है जो कि सरीसृप था तथा पक्षियों के बीच एक योजक कड़ी था। मतलब सरीसृप और पक्षी दोनों के बीच का यह जो है जोड़ने वाला कड़ी है। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, यह पूछा नहीं गया है लेकिन ध्यान में रखिएगा। पेंगुइन चिड़िया जो होती है वो अंटार्कटिका में पाई जाती है, यह तो कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है, तो अलीपुर कोलकाता में है, यह विविध में भी आपका पढ़ने को मिलेगा आपको। और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। अब चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं स्तनी वर्ग यानी कि मैमेलिया के बारे में, जिसमें कि आपका मनुष्य भी आता है। ठीक है, इसमें देखें तो मुख्य लक्षण आप समझ सकते हैं, मनुष्य का जो लक्षण होता है वो इसका भी है। त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां एवं तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये सभी जंतु उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। ठीक है, और मतलब तापमान जो होता है इनके शरीर का उच्च होता है, हाई टेम्परेचर होता है, और नियत तापी होता है मतलब टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा अप डाउन नहीं होता है। जैसे मनुष्य का टेम्परेचर आप जानते हैं कितना होता है फ़ारेनहाइट में, जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, इनका हृदय 4 वेशमी होता है। ठीक है, मतलब 4 चैम्बर इसमें होते हैं। इनमें दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इन्हें द्विबार दंती कहते हैं। ठीक है, एक बार जानते हैं आप लोग कि बचपन का दूध निकलता है जिसको दूध का दांत कहते हैं, और उसके बाद वो झड़ जाता है और उसके बाद फिर से निकलता है। ठीक है, तो दांत वाले भाग में हम लोग इसके बारे में विशेष पढ़ेंगे। इसके लाल रुधिराणुओं में मतलब जो रेड ब्लड कर्पसल्स होते हैं आरबीसी, उसमें केंद्रक नहीं होता है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और इसका अपवाद क्या क्या है, तो ऊंट एवं लावा में जो आपका आरबीसी होता है उसमें केंद्रक होता है, बाकी सब में नहीं होता है। अब यहाँ पर बाह्य कर्ण यानी कि पिन्ना जो होता है वह उपस्थित होता है। ठीक है, बाह्य कर्ण होता है, देखते हैं हम लोगों का कान अलग से ही दिखता है बाहर से, तो ये जो है पिन्ना उपस्थित होता है। कान की जो हड्डी होती है ना उसको पिन्ना कहा जाता है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी यही होती है, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है आपका वर्ग स्तनधारी, मतलब स्तनधारी वर्ग जो होता है मैमेलिया, वह 3 उपवर्गों में बटा हुआ होता है। पहला होता है आपका प्रोटोथीरिया, यह जो होता है वो अंडा देता है। ठीक है, उदाहरण आप देख सकते हैं एकिडना और प्लेटिपस। ठीक है, एकिडना और प्लेटिपस जो होता है वो अंडा देता है, जो कि स्तनधारी भी है। तो यह जो है आपका पूछा भी जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं मेटाथीरिया जो होता है वह अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे आपका मर्सुपियल नामक थैली में विकसित होने तक यह रहता है इसका बच्चा, और इसका उदाहरण जो होता है कंगारू होता है। और कोई उदाहरण मुझे मिलता नहीं है। देखते हैं, कंगारू के आगे में पेट में एक थैला टाइप का बना हुआ रहता है, उसको बोला जाता है मार्सुपियल थैली, और उसी में बच्चा जो होता है जब तक डेवलप नहीं हो जाता है तब तक उसी में रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं यूथीरिया होता है तीसरा आपका, और यह जो है पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य। ठीक है, मनुष्य हो गया, गाय हो गया, ये सब जो है आपका इसके अंतर्गत आ गया, गाय भैंस। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान जो होता है वो बकरी का होता है। ठीक है, जो कि 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यह जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। ठीक है, और डक बिल्ड प्लेटिपस जो होता है वह एकमात्र विषैला स्तनधारी है। ठीक है, यह याद रखिएगा। ठीक है, डक बिल्ड प्लेटिपस। नेक्स्ट देख लेते हैं समुद्री व्हेल में लिम्ब फ्लिपर्स में परिष्कृत हो जाते हैं। ठीक है, समुद्री व्हेल जो होता है उसमें जो लिम्ब्स होते हैं वो फ्लिपर्स में परिष्कृत होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट जंतु उत्तक के बारे में। ठीक है, मतलब एनिमल टिश्यूज के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें आपके 3 तरह के टिश्यू आते हैं, जिसमें पहला है आपका उपकला उत्तक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। ये जंतु उत्तक की बाहरी, भीतरी एवं स्वतंत्र सतहों में पाए जाते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है। ठीक है, यह याद रखिएगा, इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, किसमें, एपिथेलियल टिश्यू में, जिसके कारण इस उत्तक की कोशिकाओं का पोषण विसरण यानी कि डिफ्यूजन के माध्यम से लसिका के द्वारा होता है। यह शरीर के कई प्रमुख अंगों में पाया जाता है। कहां कहां पाया जाता है, तो त्वचा की बाह्य सतह, हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, वृक्क हो गया, वृक्क के चारों ओर, तथा यकृत यानी कि लीवर एवं जनन ग्रंथियों की दीवार इत्यादि पर यह पाया जाता है। तो कौन सा आपका उत्तक जो है वो कहां पाया जाता है, यह जरूरी है याद रखना, ये पॉइंट जरूरी है। ठीक है, यह उत्तक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है तथा उन्हें नम बनाए रखता है। ठीक है, संयोजी उत्तक देखें। नेक्स्ट है आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो यह उत्तक शरीर के सभी अन्य उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इसमें आपका तरल संयोजी उत्तक आता है, जैसे कि रक्त हो गया, खून हो गया और लसिका हो गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं तो आपका रक्त एवं लसिका जो है वह संवहन का कार्य में भी सहायक होता है। ठीक है, इसको संवहन उत्तक भी कह सकते हैं।
आगे देख लेते हैं, यह उत्तक शरीर के तापक्रम को भी नियंत्रित रखता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन रखता है, तो रक्त रखता है। ठीक है, तो यह रक्त जो है एक तरह का तरल संयोजी उत्तक है और यह क्या करता है, शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत उत्तकों एवं कोशिकाओं की पूर्ति भी ये करता है। ठीक है, जो कि आपका व्हाइट ब्लड सेल का काम है। आगे देख लेते हैं, नाभि रज्जु जो होता है वह प्रौढ़ संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, नाभि रज्जु जो होता है वह प्रौढ़ संयोजी उत्तक होता है। नाभि आपका जो क्या कहते हैं उसको, जो भी आप कहते हो नाभि। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राणियों में एडिपोसाइट संयोजी उत्तक में वसा संग्रहित होती है। ठीक है, तो यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कि किस संयोजी उत्तक में वसा संग्रहित होती है, तो उसका नाम है एडिपोसाइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेशी उत्तक यानी कि मसल टिश्यू, नाम से यह स्पष्ट है कि यह मांसपेशियों में पाया जाता है। इसे संकुचनशील उत्तक यानी कि कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू के रूप में भी जाना जाता है। शरीर की सभी पेशियां जो होती हैं इस उत्तक से मिलकर के बनी होती हैं। पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, पहला हो गया अनस्ट्रिप्ड, दूसरा हो गया स्ट्रिप्ड और तीसरा होता है कार्डियक। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका अनस्ट्रिप्ड यानी कि अरेखित। तो ये जो पेशियां होती हैं, ये जो उत्तक होते हैं, ये उन अंगों की दीवारों पर पाए जाते हैं जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, मतलब हमारी इच्छा से चलते नहीं है। जैसे आहार नाल हो गया, ठीक है, आपका ओसोफेगस को कहा जाता है आहार नाल। इसके बाद आपका मलाशय हो गया, मूत्राशय हो गया, रक्त वाहिनी इत्यादि हो गई। तो ये सब अनैच्छिक रूप से गति करते हैं। अरेखित पेशियां उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रित करती हैं जो स्वयमेव गति कर, मतलब ऑटोमेटेड जिसमें मोशन होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका स्ट्रिप्ड टिश्यू जो होता है, उसमें देख लेते हैं। तो ये पेशियां, सॉरी टिश्यू नहीं, पेशियां, रेखित पेशियां यानी कि स्ट्रिप्ड पेशियां, ये जो होती हैं ये शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छानुसार गति करती हैं। जैसे हमारा हाथ वगैरह हो गया, जिसको कि हम अपने इच्छानुसार जो है गति करा सकते हैं। तो इनमें जो है स्ट्रिप्ड पेशियां पाई जाती हैं। प्रायः इन पेशियों के 1 या 2 सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है आपका हृदय पेशी, जिसको कि कार्डियक कहा जाता है अंग्रेजी में। ये पेशियां केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज कहां कहां पाई जाती हैं ये याद जरूर रखिएगा। हृदय की गति जो होती है वह इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती है। संरचना की दृष्टि से रेखित पेशी जो होता है उसी से यह मिलता जुलता है। ठीक है, तो कार्डियक टिश्यू जो कार्डियक पेशी जो होता है वह आपका रेखित पेशी से मिलता जुलता होता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो 639 होती है, 639। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी जो होती है वह ग्लूटियस मैक्सिमस कहा जाता है। ठीक है, और यह जो होता है आपका कुल्हा का मांसपेशी होता है, यह भी याद रखने लायक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन है, तो स्टेपीडियस है। ठीक है, स्टेपीडियस, और नाम से स्पष्ट है क्योंकि इसमें पेड़ी लगा हुआ है, तो यह पैर में होना चाहिए मेरे हिसाब से, वैसे मैं कंफर्म नहीं हूं। आगे देख लेते हैं तंत्रिका उत्तक के बारे में, नर्व्स टिश्यू के बारे में। तो नर्व्स टिश्यू यदि हम देखें तो इसे चेतना उत्तक भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह जो है आपका शरीर में माइंड में होता है। ठीक है, माइंड को पूरे शरीर को नियंत्रण करने का काम करता है यह, इसलिए इसको चेतना उत्तक कहा जाता है। जीवों में तंत्रिका तंत्र इन्हीं उत्तकों का बना होता है। यह 2 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें पहला है आपका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स और दूसरा है आपका न्यूरोग्लिया। ठीक है, यह उत्तक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, चाहे वो ऑटोमेटेड हो या चाहे हम कराएं, उन सभी को नियंत्रित कौन करता है, तो न्यूरॉन्स ही करता है। ठीक है, और न्यूरोग्लिया कोशिकाएं जो होती है वो मस्तिष्क की गुहा को आस्तारित करती हैं। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका उत्तक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा। ठीक है, मानव रक्त के बारे में यदि हम देख लेते हैं तो अब चलते हैं ह्यूमन ब्लड के बारे में देखते हैं। रक्त जो होता है एक तरल संयोजित उत्तक होता है, ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, रक्त एक क्षारीय विलयन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रक्त जो होता है वह बेसिक होता है और इसका पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है। कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, 7.4 तो एकदम मतलब दिमाग में ही रखिए, इसको बाहर निकालिए ही मत। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है, यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अब है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त जो होता है वह कम होता है। ठीक है, आधा लीटर रक्त कम होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, पहला हो गया प्लाज्मा, जिसकी कमी से आपका प्लाज्मा हो गया। ठीक है, जो आजकल बड़ा चर्चा में है, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आपको बराबर कहा जाता था। ये आपका जब कोविड सिचुएशन चल रहा था, तगड़ा चल रहा था तब, और अभी भी कहा जाता है कि जो लोग ठीक हो चुके हैं वो अपना प्लाज्मा जरूर दान करें। रुधिराणु
एक होता है आपका ब्लड कर्पसल्स। तो रक्त जो होता है दो प्रकार के पदार्थ से मिलकर के बना होता है, एक होता है आपका प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कर्पसल्स। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में देखें तो यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है, मतलब यह डेड होता है। ठीक है, डेड लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, रक्त का लगभग 60% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है, निश्चित रूप से याद रखिएगा। और इसमें इसका प्लाज्मा का 90% भाग जो होता है वह जल होता है, यानी कि पानी होता है। 7% प्रोटीन होता है, 0.9% इसमें लवण होता है और 0.1% जो होता है वह ग्लूकोज होता है, और शेष पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो याद रखना चाहें तो यह भी याद रख सकते हैं कि प्लाज्मा में कितना परसेंट जल होता है। ठीक है, और प्लाज्मा जो होता है वह रक्त का कितना परसेंट होता है। ठीक है, दोनों याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लाज्मा के कार्य। तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक है, मतलब यहां से वहां तक पहुंचाना जो होता है आपका पचे हुए भोजन एवं हार्मोन को वह प्लाज्मा ही करता है। नेक्स्ट है आपका सेरम। सेरम के बारे में देखें तो जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तब शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अभी बहुत ज्यादा फेमस भी है, जो कि आपका कोरोना का वैक्सीन बना रही है, कोविशील्ड। ठीक है, तो ये सेरम याद रखिएगा। नेक्स्ट है रुधिराणु यानी कि ब्लड कर्पसल्स। यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। 60% तो प्लाज्मा हो गया, 40% जो हो गया वह ब्लड कर्पसल्स हो गया, और इसको 3 भाग में बांटा जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कर्पसल्स, और डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कर्पसल्स, और आपका रक्त बिंबाणु कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स की कमी से हो जाती है तो आपका देखते हैं कि डेंगू रोग हो जाता है ना। लाल रक्त कण के बारे में देखें यानी कि रेड ब्लड कर्पसल्स के बारे में देखें तो इसको जो है एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, और यह पूछा भी जा चुका है कि रेड ब्लड कर्पसल्स को क्या कहते हैं, तो एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्तनधारियों के लाल रक्त कण जो होते हैं, आरबीसी जो होते हैं, वह उभयावतल होते हैं, मतलब दोनों तरफ से अवतल लेंस की भांति होते हैं। इसमें केंद्रक जो होता है वह नहीं होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पीछे भी पढ़ चुके हैं कि इसका अपवाद क्या है, तो ऊंट है और लामा है। ठीक है, स्तनधारी को आरबीसीज में केंद्रक पाया जाता है, मतलब स्तनधारी जो होते हैं, मैमल्स जो होते हैं, उनमें आपका आरबीसीज में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी का निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में होता है। कई बार पूछा जा चुका है कि आरबीसी का निर्माण जो होता है वो कहां होता है, तो बोन मैरो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। और प्रोटीन हो गया, आयरन हो गया, विटामिन B12 हो गया, और आपका फोलिक एसिड हो गया, यह सब आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद जरूर रखिएगा कि कौन सा विटामिन जो होता है वह रक्त के निर्माण में सहायक होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विटामिन के जो होता है वह रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो यह सब जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सारा मैं बता रहा हूं, नोट करते चलिए लूसेंट में अपने, और टिक लगाते चलिए। ठीक है, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है, मतलब लीवर में होता है या फिर स्प्लाइन में होता है। ठीक है, इसका जीवन काल भी बहुत बार पूछा जा चुका है, 20 से 120 दिन का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिक लगा लीजिए, स्टार मार्कर लगा लीजिए। इसकी मृत्यु जो होती है वह भी लीवर या फिर स्प्लीन में होती है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। इसलिए यकृत या फिर प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व होता है हीमोग्लोबिन, जिसमें हीम नाम का रंजक होता है, डाई होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, यह भी आप याद रख सकते हैं, पूछा यही जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो ग्लोबिन जो होता है वह लौह युक्त प्रोटीन है। ठीक है, ग्लोबिन नाम का लौह युक्त मतलब लोहा से युक्त प्रोटीन होता है, जो कि ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन है, मतलब लोहा। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, और उसके बाद याद रखिए कि लौह यौगिक का क्या नाम है, तो हीमेटिन है। ठीक है, नेक्स्ट आरबीसी का प्रमुख कार्य देखें तो शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आना, यह जो है आपका आरबीसी का काम है। ठीक है, वापस कहां लेकर के आना, हृदय में लेकर के आना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता आपका हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण जो है इसमें क्या हो जाता है, रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, एनीमिया रोग बराबर सुनते होंगे आप, बराबर पूछा भी जाता है कि एनीमिया रोग किस कारण से होता है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर यह होता है एनीमिया रोग। ठीक है, या फिर रक्त की कमी होने पर भी आप कह सकते हैं कि एनीमिया रोग हो जाता है। सोते वक्त आरबीसीज जो होते हैं वो 5% कम हो जाते हैं, और जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसीज की संख्या देखें तो हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है, आरबीसीज की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है, याद रखिएगा। और थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं, मतलब थैलेसीमिया रोग किसी को हो जाए तो रेड ब्लड कर्पसल बनना बंद हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं व्हाइट ब्लड कर्पसल्स के बारे में देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी होते हैं। और आकार और रचना में यदि देखें तो यह अमीबा के समान होता है, और इसमें केंद्रक रहता है। ठीक है, केंद्रक भी रहता है। नेक्स्ट है इसका निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत में
एक यकृत एवं प्लीहा में भी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कहाँ इसका निर्माण होता है, व्हाइट ब्लड कर्पसल्स का, ठीक है। रेड ब्लड कर्पसल्स भी आपका बोन मैरो में होता है, यह भी जो है आपका बोन मैरो में होता है, और यह जो होता है आपका लिम्फ नोड में भी होता है, और कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी होता है, ठीक है। इसका जीवन काल जो होता है वो 2 से 4 दिन का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी पूछा जाता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, ठीक है। यह भी पूछा जाता है कि किसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, तो व्हाइट ब्लड कर्पसल्स की। जबकि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, लीवर या फिर स्प्लीन में होती है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य यदि देखें डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य, तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना इसका मुख्य काम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूछा भी जा चुका है, याद रखिएगा। डब्ल्यूसी का सबसे अधिक भाग जो होता है, यानी कि 60 से 70% भाग जो होता है वह न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है, और न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं जो होती हैं वह रोगाणुओं तथा बीजाणुओं का भक्षण करती हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं रक्त बिंबाणु, यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स इसको कहा जाता है, याद रखिएगा ये भी। और आपका यहाँ पर डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। यहाँ पर ये मैं बताना भूल गया था, यह भी पूछा जा चुका है। तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को, यानी कि रेड ब्लड कर्पसल्स को, और थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है ब्लड प्लेटलेट्स को, ठीक है। तो ये तीनों चीज याद रखिएगा कि किसको क्या कहा जाता है। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारी के रक्त में पाया जाता है, इसमें केंद्रक जो होता है वो नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में ही होता है। तो तीनों का निर्माण जो होता है आपका बोन मैरो में जरूर होता है। इसका जीवन काल जो होता है वो 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है, स्प्लीन में हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो रक्त के थक्का बनाने में यह मदद करता है, जो आपका ब्लड प्लेटलेट्स है। और यहाँ पर दे भी दिया है कि डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं रक्त के कार्य। तो रक्त का, जैसा मैंने बताया था पहले भी कि खून का काम क्या है, तो शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है, खून ही करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और शरीरों को रोगों से बचाता भी है रक्त, ठीक है। शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखता है तथा घावों को भरने का भी काम करता है। रक्त का थक्का भी बनाता है यह, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा पचा हुआ भोजन, उत्सर्जित पदार्थ व हार्मोन का यह जो है संवहन करता है, ठीक है। और लैंगिक वर्ण में सहायता करना एवं अंगों में सहयोग स्थापित करना भी इसका काम होता है, ठीक है। अब देखते हैं रक्त का थक्का बनना, यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो रक्त का थक्का बनने के दौरान 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आप ध्यान में रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतना याद रखिएगा कि थ्राम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों मिलता है, और साथ में कैल्शियम मिलता है तो थ्रोम्बिन बनता है, ठीक है। और थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन मिलता है तो फिब्रिन बनता है, और फिब्रिन से जब ब्लड कर्पसल्स मिलते हैं तो रक्त का थक्का जम जाता है, ठीक है। यही है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण जो होता है वह यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन के जो होता है वह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन है, तो फाइब्रिनोजेन है। यह भी जो है आपका कई बार पूछा जा चुका है। मनुष्य के रक्त वर्ग के बारे में देखें तो ब्लड ग्रुप जो होता है इसका खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इसवी याद रखना कोई जरूरी नहीं है, हाँ ये याद रख सकते हैं कि 1930 में इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मनुष्यों में रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण जो होता है वह लाल रक्त में कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन होती है। यह जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, एंटीजन कहा जाता है, ठीक है। एंटीजन कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी, ये दोनों जो है आप बराबर अभी सुन रहे होंगे, क्योंकि जो हमको दिया गया है टीका वह आपका एंटीजन का निर्माण ही करने के लिए दिया गया है, कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमारे अंदर एंटीजन बन जाए, ठीक है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी जो होता है वह एक दूसरे का मतलब कट्टर दुश्मन होता है। एंटीजन जहां होगा वहां एंटीबॉडी नहीं होगा, और जहां एंटीबॉडी होगा वह एंटीजन हो नहीं सकता है, ठीक है। तो एंटीजन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे कि आपका एंटीबॉडी भी जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में रक्त के 4 वर्ग होते हैं। पहला हो गया जिसमें एंटीजन ए होता है, दूसरा हो गया जिसमें बी होता है, तीसरा जिसमें ए और बी दोनों होता है, और चौथा होता है जिसमें एंटीजन होता ही नहीं है। तो रुधिर वर्ग ओ जो होता है इसमें एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। और जिसमें एंटीजन नहीं होता है वो रुधिर वर्ग ओ होता है, यही बात है, ठीक है। अब देख लेते हैं ए है तो इसमें केवल ए होगा, और आपका मतलब एंटीजन जो होगा वो केवल ए होगा, और एंटीबॉडी जो होगा वो बी होगा, ठीक है। और एंटीजन जो होगा वह आपका आरबीसी में होगा, और एंटीबॉडी जो होगा वो प्लाज्मा में होगा, ठीक है। इसी कारण से जो आपका एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है आपका कोरोना वायरस के प्रति, तो कहा जाता है कि प्लाज्मा दान कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों में भी एंटीबॉडी डेवलप हो पाए, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका
ए जो होता है उसमें केवल ए होता है एंटीजन, और एंटीबॉडी कौन होता है, बी होता है। बी में देखें तो केवल बी जो होता है आपका एंटीजन होता है, और केवल ए जो होता है वह आपका एंटीबॉडी होता है। ए बी यदि देखें तो ए और बी दोनों होता है एंटीजन, और एंटीबॉडी देखें तो कोई नहीं होता है। और ओ में देखें तो आपका एंटीजन कोई नहीं होता है, और यदि देखें आपका एंटीबॉडी तो ए और बी दोनों होता है। ठीक है, तो एक दूसरे का उल्टा होता है एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, अब देख लेते हैं, किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार का प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, वह यह भी दो प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अब देख लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में ब्लड जो डोनेट किया जाता है या फिर चढ़ाया जाता है उसको ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रख सकते हैं। ठीक है, मतलब ए होगा एंटीजन तो ए एंटीबॉडी नहीं होगा, बी होगा एंटीजन तो बी एंटीबॉडी नहीं होगा। यही कारण है कि आपका मतलब कि एक जैसा आपका जो होता है इंसान, मतलब जिस इंसान का जिस प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है उसको उसी प्रकार का ब्लड चढ़ाया जाता है। ठीक है, ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर के अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं। अगर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कि एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ यदि रह गया तो क्या होगा कि आपस में मिलकर ये अधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त जो होता है वो नष्ट हो जाता है। इसे रक्त का एग्लूटिनेशन कहते हैं। ठीक है, एग्लूटिनेशन कहते हैं। अतः रक्त आधान में, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिश्लेषण यानी कि एग्लूटिनेशन न हो सके। रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ए बी जो होता है उसको सर्वग्रहता कहा जाता है, मतलब सर्वग्रहता कहने का मतलब यह किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है। और ओ जो होता है, ओ वाला जो होता है वह किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, अब आरएच फैक्टर जो होता है यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सन 1940 ईस्वी में लैंड स्टीनर और वीनर ने आपका रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया था। इन्होंने रिसर्च बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसको आरएच फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों में रक्त का यह तत्व पाया जाता है उसका रक्त आरएच सहित पॉजिटिव कहलाता है, मतलब आरएच पॉजिटिव कहलाता है, जबकि जिसमें नहीं पाया जाता है वो आरएच निगेटिव कहलाता है। और जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो आरएच फैक्टर पर भी ध्यान दिया जाता है। रक्त फैक्टर का भी जांच किया जाता है जब आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। आरएच प्लस को आरएच प्लस ही रक्त दे सकता है और आरएच माइनस को आरएच माइनस ही रक्त दे सकता है। ठीक है, यदि आरएच वर्ग और यदि आरएच रक्त वर्ग, मतलब आरएच पॉजिटिव रक्त वर्ग और आरएच निगेटिव रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दे दिया जाता हो तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरी बार जब ऐसा होगा तब जो है एग्लूटिनेशन इसमें हो जाएगा और जो आपका आरएच माइनस वाला व्यक्ति होगा उसका मृत्यु हो जाएगा। अब देख लेते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, इसके बारे में देखें तो यदि पिता का रक्त आरएच पॉजिटिव हो और माता का रक्त आरएच निगेटिव हो तो पहला बच्चा को तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो दूसरा बच्चा होगा या फिर उसके बाद जितना भी बच्चा होगा सबका या तो जन्म से पहले मृत्यु हो जाएगा गर्भावस्था में, या फिर जन्म के तुरंत बाद वह उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो यदि शादी वादी करते हैं तो यह भी चेक करा लीजिएगा, है ना, तो ये जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो देख सकते हैं कि आपका माता एवं पिता के रक्त समूह में रक्त समूह के आधार पर, ब्लड ग्रुप के आधार पर संभावित बच्चों का जो रक्त समूह होता है वो क्या क्या होता है ये आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। ठीक है, खुद ही आप समझ सकते हैं यहाँ पर। अब देख लेते हैं मानव शरीर के तंत्र के बारे में। तो पाचन तंत्र के बारे में यदि हम देखें, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, भोजन में पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है वो 5 अवस्थाओं से गुजरती है। पहला हो गया इंजेशन यानी कि अंतर्ग्रहण, दूसरा हो गया डाइजेशन यानी कि पाचन, तीसरा हो गया एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, और चौथा हो गया आपका एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण, और पांचवा जो हो गया वह डिफेक्टेशन हो गया यानी कि मल परित्याग। तो पहला देख लेते हैं इंजेशन। इंजेशन जो होता है वह भोजन को मुख में लेना कहलाता है। ठीक है, भोजन यदि मुंह में आप ले लिए तो उसको इंजेशन कहेंगे। ठीक है, अब पाचन जो होता है वह बड़ी प्रक्रिया होती है। पाचन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसके लिए होता है मनुष्य के शरीर में, और जो पाचन का कार्य जो होता है वह शुरू कहाँ से होता है तो मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। यह पूछा भी जा चुका है कई बार, तो याद रखिएगा। ठीक है, और कहाँ तक चलता है तो मुंह से लेकर के छोटी आंत तक यह जारी रहता है। मुख में स्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। ठीक है, जो कि भोजन में उपस्थित मंड यानी कि स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एंजाइम आपका मनुष्य के लार ग्रंथियों में होता है, तो नाम है उसका टाइलिन। ठीक है, और यह क्या करता है टाइलिन, तो भोजन में जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है।
उसके बाद क्या होता है कि माल्टेज नाम का एक एंजाइम भी जो होता है वो लार ग्रंथि से निकलता है, और यह जो होता है माल्टोज शर्करा को, शर्करा कह सकते हैं आप, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, ठीक है, तो या फिर आप चीनी कह सकते हैं, तो शर्करा को, माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में यह परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और आपका लाइसोजाइम नाम का एंजाइम जो होता है वह भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो तीन प्रकार के आपके यहाँ पर दिए हुए हैं एंजाइम जो कि लार ग्रंथि में पाए जाते हैं। पहला हो गया टाइलिन, दूसरा हो गया आपका ये आपका माल्टेज, और तीसरा हो गया आपका लाइसोजाइम। तीनों का क्या क्या काम है यह याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लार ग्रंथि में उपस्थित शेष पदार्थ जो होते हैं वो बफर का काम करते हैं। बफर का काम करने के बाद ये जो है भोजन को अमाशय में पहुंचा देते हैं। अमाशय यदि देखें तो अमाशय, जिसको स्टोमक यानी कि पेट कहा जाता है, तो इसमें पाचन किस प्रकार से होता है। अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस कहां से निकल जाता है, तो पाइलोरिक ग्रंथियों से यह निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा। यह जो होता है हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव्य होता है, तो यह भी जो है याद रखना है कि यह जो होता है एसिडिक होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो, क्योंकि इसमें जो है। इसके बाद आप देखते हैं अमाशय के ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। तो यह भी याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि अमाशय में कौन सा आपका एसिड निकलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, ठीक है। और यह कहां से निकलता है, तो आपका ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से निकलता है, ठीक है। और भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है यह, तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। तो इसका काम क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम, कि एंजाइम की जो प्रक्रिया होती है उसको तीव्र कर देता है, उसको तेज कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, ठीक है, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया जो होती है वो समाप्त हो जाती है। आपका अमाशय में निकलने वाले जठर रस से एंजाइम होते हैं कौन, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका जठर रस जो होता है उसमें कौन कौन सा एंजाइम होता है, तो पेप्सिन होता है और रेनिन होता है, ठीक है। पेप्सिन का काम क्या होता है, तो पेप्सिन जो होता है वो भोजन में स्थित उपस्थित प्रोटीन को खंडित करके सरल पदार्थों यानी कि पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। और रेनिन क्या करता है, तो दूध में घुली हुई प्रोटीन को कैसिनोजेन में दूध में घुली हुई प्रोटीन कौन होती है, कैसिनोजेन होती है, इसको प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है, ठीक है। आगे तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, पेप्सिन और रेनिन का काम दोनों याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं पक्वाशय के बारे में। पक्वाशय जो होता है आपका डिओडेनम इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, और इसमें पाचन किस प्रकार से होता है, तो भोजन को पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें लीवर से निकलने वाला बाइल डक्ट जो होता है, मतलब कि यकृत से निकलने वाला पित्त रस जो होता है वो आकर मिलता है। पित्त रस जो होता है वो क्षारीय होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पित्त रस जो होता है वो क्षारीय होता है, जबकि जठर रस हम लोगों ने देखा था कि अम्लीय होता है, ठीक है। और यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। तो जठर रस के कारण जो भोजन अम्लीय हो जाता है उसको यह जो है आपका बाइल डक्ट जो होता है वह आपका क्षारीय होता है, और वह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। यहाँ जो होता है अग्न्याशय रस भोजन में मिलता है, और इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला आपका ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, तो यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में बदल देता है। तो यह जो है पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। एमाइलेज देखें तो यह क्या करता है, यह भी पूछा जा चुका है। यह जो होता है स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो सॉल्यूबल शुगर में यह परिवर्तित कर देता है किसको, स्टार्च को, ठीक है, एमाइलेज नाम का एंजाइम। नेक्स्ट है आपका लाइपेज। लाइपेज का क्या काम होता है, तो यह इमल्सिफाइड कहने का मतलब जो कि आपका इमल्सिफाई हो सकता है, घुल सकता है, उन तरह की वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। तो यह जो होता है लाइपेज का काम होता है। यह तीनों का काम जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की यदि हम बात करें तो यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया होती है वह पूर्ण होती है। इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट पूछा जाता है। भोजन की प्रक्रिया समाप्त, मतलब पाचन की प्रक्रिया समाप्त कहाँ होती है, पूर्ण कहाँ होती है, तो छोटी आंत में। और भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की दीवारों में आंतरिक रस निकलता है, जिसमें कौन कौन सा एंजाइम होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इरेप्सिन एंजाइम होता है जो कि शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, ठीक है। और उसके बाद माल्टेज होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माल्टेज बराबर पूछा जाता है। तो माल्टेज जो है वह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद है आपका सुक्रोज। तो सुक्रेज जो है वह सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा, सुक्रेज। नेक्स्ट है आपका लैक्टेज, यह भी जो है पूछा जाता है। तो लैक्टेज जो है यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद है आपका लाइपेज, यह भी याद रखिएगा, लाइपेज जो है वह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि आंतरिक रस जो होता है वह भी बेसिक होता है, यानी कि क्षारीय होता है, ठीक है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। और स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, मनुष्य या किसी भी कशेरुकी जंतु के आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है, ओसोफेगस इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, जो कि मुख से शुरू होती है और गुदा यानी कि एनस में समाप्त हो जाती है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा में जीभ, दांत एवं 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब यहाँ पर जीभ के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि होता क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीभ के आगे के भाग यानी कि अग्र भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है, पश्च भाग यानी कि पीछे के भाग से कड़वे स्वाद का पता चलता है, तथा बगल के भाग से खट्टे स्वाद का आभास होता है। और यह जो है आपका बीपीएससी में इस बार पूछा हुआ था क्वेश्चन साइंस में, तो याद जरूर रखिएगा। और भी बहुत बार पूछा जाता है ये। मुख गुहा के अब देख लेते हैं दांत। तो दांत के बारे में भी आप लोग सब लोग जानते हैं, तो आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में वो देख लेते हैं। तो एक जबड़ा में 16 दांत होता है और टोटल दांत कितना होता है, 32 दांत होता है। किसका, वयस्क मनुष्य के उसमें जबड़े में, ठीक है। अब दांत जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला हो गया इंसीजर, जिसको कृदंत कहते हैं, कृंतक कहते हैं। दूसरा हो गया आपका रदनक यानी कि केनाइन। उसके बाद आपका अग्र चवर्णक होता है, प्रीमोलर, तथा चवर्णक होता है मोलर, ठीक है। और यह कितने होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो इंसीजर होता है वह 2 ऊपर 2 नीचे होता है। आपका केनाइन जो होता है वह 1 ऊपर और 1 नीचे होता है। प्रीमोलर जो होता है वह 2 ऊपर 2 नीचे होता है। और मोलर जो होता है 3 ऊपर 3 नीचे होता है। और इस प्रकार से दोनों को मिला दे, ऊपर नीचे दोनों को मिला दे, तो ये टोटल 32 दांत होता है। अब देखते हैं मनुष्य के दांत जो होते हैं वो 2 बार निकलते हैं। पहले शैशव अवस्था में जो दांत निकलते हैं वो उनकी संख्या 20 होती है, ठीक है। और 12 दांत जो होते हैं वो बाद में निकलते हैं, और टोटल मिलाकर के हो जाते हैं 32 दांत, ठीक है। तो याद रखिएगा, दूध के दांत की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं लार ग्रंथियों के बारे में, सेलेवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। पहली जोड़ी जो होती है, पहली जोड़ी लाल ग्रंथि जिह्वा के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है, जिसको कि सबलिंगुअल ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। दूसरी जोड़ी लाल ग्रंथियां निचले जबड़े के मध्य में आपका मैक्जिल अस्थि के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है। यह सब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, यह पूछा नहीं जाएगा। यह याद रखिएगा कि मनुष्य के लार में, सेलाइवा में लगभग 99% जल तथा 1% इंजाइम होता है। और लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला हो गया टाइलिन और दूसरा हो गया लाइसोजाइम, ठीक है। टाइलिन का क्या काम होता है तो हम लोग ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका अवशोषण, एब्जॉर्प्शन के बारे में। पाचन हम लोगों ने देख लिया और अंतर्ग्रहण देख लिया। अब देख लेते हैं अवशोषण। अवशोषण यदि देखें तो पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की संरचना ऊर्ध्वाधर यानी कि विल्ली के द्वारा होती है। यह भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन। तो अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग में लाया जाना जो होता है वह स्वांगीकरण कहलाता है। और सबसे लास्ट जो होता है आपका मल परित्याग यानी कि डिफेक्टेशन होता है। तो यह जो अपच में भोजन, अपच भोजन मतलब जो भोजन पचता नहीं है, छोटी आंत के द्वारा अवशोषित नहीं होता है, वह बड़ी आंत में पहुंच जाता है, जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे गुदा यानी कि एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग कौन कौन होते हैं। तो पहला जो है आपका यकृत यानी कि लीवर होता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम मतलब 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा ग्रंथि जो मानव शरीर का है वह है आपका लीवर, और दूसरा कि इसका वजन कितना होता है, 1.5 से 2 किलो होता है। यकृत से ही आपका पित्त स्रावित होता है, बाइल स्रावित होता है, और यह पित्त जो होता है वह आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। यकृत यानी कि लीवर प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सक्रिय रूप से भाग लेता है, और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यकृत यानी कि लीवर प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका यानी कि हेपेटिक सेल में संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन को खंडित करके ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। नेक्स्ट है आपका भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत यानी कि लीवर कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग में वसा में परिवर्तित कर देता है। अब देख लेते हैं फाइब्रिनोजेन के बारे में। तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है, जो रक्त का धक्का बनाने में मदद करता है। यह हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं फाइब्रिनोजेन के बारे में। नेक्स्ट है आपका हिपेरिन। तो हिपेरिन नाम का प्रोटीन जो होता है इसका उत्पादन यकृत के द्वारा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है।
और यह शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो मतलब फाइब्रिनोजेन जो होता है वह रक्त थक्का बनाने में मदद करता है, और हिपैरिन जो होता है वह इसका उल्टा होता है, मतलब रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि यकृत या फिर प्लीहा में आरबीसी जो है आपका नष्ट होता है। ठीक है, और इसके बाद यदि देखें तो मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है, और थोड़ी मात्रा में लोहा यानी कि आयरन, तांबा और विटामिन को संचित करके यह रखता है। ठीक है, थोड़ी मात्रा में रखता है, इसलिए पूछा नहीं जा सकता है। आगे देख लेते हैं, शरीर के ताप को बनाए रखने में भी यह मदद करता है, और भोजन में जहर यानी कि पॉइजन देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। तो यह भी जो है इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं गॉल ब्लॉडर के बारे में। तो गॉल ब्लॉडर यदि देखें यानी कि पित्ताशय देखो, तो पित्ताशय जो होता है वह नाशपाती के आकार की एक बड़ी थैली होती है, जिसमें लीवर से निकलने वाला पित्त जमा रहता है। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से आता है। ठीक है, और यह जो है आपका पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, मतलब कोई भी जो क्रिया होती है उसके विपरीत जो तुरंत प्रतिक्रिया हम देते हैं उसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। पित्त बाइल जो होता है वह पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, जिसका जो आपका पीएच मान होता है वह 7.7 होता है। तो रक्त का 7.4 और बाइल का कितना 7.7, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दोनों आपका क्षारीय होता है। पित्त में जल की मात्रा 85% होती है, यह भी याद रखने लायक पॉइंट है। ठीक है, और पित्त वर्णक यानी कि बिल पिगमेंट की मात्रा जो होती है वह 12% होती है, और शेष बाकी सब चीज होता है। ठीक है, पित्त यानी कि बाइल का मुख्य कार्य क्या क्या है, तो भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है या हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, और इमल्सिफिकेशन में काम आता है। फैट के वसाओं के इमल्सिफकरण में यह काम आता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। यह क्या करता है, विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। और उसके बाद और क्या करता है, तो पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलरुबिन लेना बंद कर देती हैं, फलस्वरूप बिलरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, और इसे ही जॉन्डिस कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं अग्न्याशय के बारे में। तो यहाँ पर भी 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो कि बराबर पूछा जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है सबसे पहले तो यह, इसके बाद यह एक साथ अंतःस्रावी यानी कि इंडोक्राइन और बहिर्स्रावी यानी कि एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इससे अग्न्याशयी रस निकलता है, जिसमें 9.8% जल तथा शेष भाग में लवण एवं इंजाइम होते हैं। तो अग्न्याशय रस जो होता है उसमें आपका 9.8% जल होता है, यह याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, यह भी जो होता है आपका क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, बेसिक होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.5 से 8.3 होता है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। इसमें 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए यह पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। और एंजाइम जो होता है वह मूलतः प्रोटीन का बना होता है, यह कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। ठीक है, एंजाइम क्या होता है, तो मूलतः प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है आपका लैंगर हंस की द्वीपिका, आइलेट्स ऑफ लैंगर हंस। यह अग्न्याशय का ही एक भाग होता है, तो यह भी पूछा जा चुका है कि आपका लैंगर हंस की द्वीपिका जो होती है वह किस पार्ट में, शरीर के किस पार्ट में होती है, तो अग्न्याशय में होती है। इसकी खोज जो है वह लैंगर हंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी, और इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन और अल्फा कोशिका से आपका ग्लूकोन या फिर ग्लूकागॉन एवं गामा कोशिका से आपका सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। तो यह जो है अभी तो नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे पूछा जा सकता है, तो याद जरूर रखिएगा, खास करके पीसीएस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन सब लोग जानते होंगे कि शुगर जो होता है, इंसुलिन का मात्रा शरीर में कम हो जाता है तो चीनी बढ़ जाता है, यानी कि शुगर हो जाता है मनुष्य को, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। यह अग्न्याशय के एक भाग लैंगर हंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका के द्वारा स्रावित होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज फ्रेडरिक बैटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने सन 1921 में की थी। पहली बार जो है लियोनार्ड थॉम्सन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। तो यह सब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वैज्ञानिक का नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, यह ग्लूकोजन से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्रवण से मतलब कि इंसुलिन कम हो जाने से मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना जो है वह आपका मधुमेह कहलाता है। ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का चीनी है, हाइड्रोकार्बन ही तो है सारा। तो आपका यहां पर आके देखते हैं, इंसुलिन के अतिस्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कम हो जाएगा तो मधुमेह हो जाएगा, डायबिटीज, और ज्यादा हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्लूकॉन। तो ग्लूकागॉन या फिर ग्लूकॉन के बारे में देखें तो यह ग्लाइकोजेन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। और सोमेटोस्टेटिन के बारे में देखें तो यह जो है पॉलीपेप्टाइड
हार्मोन होता है जो कि भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो यह सब जो है एक बार चेक कर लीजिएगा और आगे संभव है कि पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका पाचन का सारांश जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि किस कहाँ पर जो है आपका कौन सा एंजाइम पाया जाता है और यह किसको किस में बदल देता है, यह जो है आपका दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज आप रट लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देख लेते हैं मानव शरीर में पुच्छ बृहद्रांत में संलग्न होता है। तो यह तो मैं बता नहीं सकता हूँ क्या दिया हुआ है, इसका अर्थ मुझे भी समझ में नहीं आया। नेक्स्ट है आपका परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो आज यहीं पर रहने देते हैं यार, आज जो है थोड़ा शरीर दर्द कर रहा है, लगातार वीडियो जो बना रहा हूँ ना तो शरीर दर्द कर रहा है और मतलब नींद भी आज आने लगी है, शरीर थक जाता है ना लगातार काम करते करते। तो आज का पार्ट जो है यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, 20 दिन है हमारे पास, खत्म कर लेंगे हम लोग, वैसे भी आपका 70 घंटा में टोटल खत्म करना है, तो मेरे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो और समझाने में ना टाइम लग जाता है, आप ही लोगों की मांग है कि समझा समझा करके पढ़ाइए, तो ये समझाने के क्रम में थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, जल्दी बन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहीं पर आज जो है वीडियो को समाप्त कर देते हैं। वीडियो को एक बार जो है पूरा जरूर देखिएगा ऑनलाइन, कम से कम एक बार, और यही रिक्वेस्ट है कि यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, और कोई समस्या हो तो वो भी बताइएगा। साथ ही आप शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ ताकि बहुत सारे लोग इसको देख सकें। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।